हेलो दिल्ली चिली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज हमारे बीच एक बिग कॉर्पोरेट हॉन्चो एंड अ फेमस एक्टर मौजूद हैं। चलिए आइए हम आपकी बात कराते हैं एक्टर मुकेश त्यागी जी से। हेलो मुकेश जी, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच शिखा जी, आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुकेश जी, एक तो ना आपका प्रोफेशन और ये आपका पैशन, यानी कि जो ये एक्टर फील्ड है आपका पैशन है, प्रोफेशन है आपका, आप एक कॉर्पोरेट हॉन्चो हैं, ये कुछ मैच नहीं हुआ। ये बात थोड़ा एक्सप्लेन करके हमारे व्यूअर्स को बताइए, जानना चाहते हैं हम आपके बारे में। ये जो आपने सवाल किया ये मेरे जहन में भी आता है और इसका जवाब मुझे मिलता नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर दो मुकेश त्यागी बैठे हुए हैं। एक मुकेश त्यागी जो कॉर्पोरेट हॉन्चो हैं और बड़ी मुश्किल से और मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके एक कॉर्पोरेट मंजिल हासिल करी, तो वो मेरी शायद हो सकता है कि मेरी सर्वाइवल की नीड हो। सर्वाइवल की नीड में मैंने कुछ नए आयाम क्रिएट कर दिए, तो मैं सीईओ बन गया। आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट सीईओज इन द कंट्री। ओह वाओ, वेरी इंस्पायरिंग। या और उसके बाद क्योंकि मैं मुंबई में आया और मेरे अंदर बचपन से ही एक फिल्मों का एक कीड़ा था, लेकिन हालात ऐसी थी कि मैं शायद इस डायरेक्शन में या इस दिशा में सोचने के लायक नहीं था, क्योंकि रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, रिस्क है। लेकिन मुझे मुंबई में मधुर भंडारकर ने ये सुनहरा मौका दिया और कहते हैं ना, ड्रीम कमिंग ट्रू। तो कुछ ऐसे इत्तेफाक हुआ कि मुझे फिल्मों में जैसे पैराशूट ड्रॉप होता है, कुछ ऐसे ही मौका मुझे मिला और पेज 3 से मेरा फिल्म का एक फॉर्मल करियर शुरू हुआ। तो बड़ी मुश्किल थी कि फिल्म भी कर रहे हैं, साथ साथ नौकरी भी कर रहे हैं, और नौकरी भी बड़ी जिम्मेदारी वाली नौकरी थी। तो ये जो एक जद्दोजहद थी और ये कशमकश थी, इससे मुझे काफ़ी, लेकिन दिल मेरा फिल्मों में और दिमाग मेरा नौकरी में, तो ये जो एक विरोधाभास था ये। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ज़िंदगी में आदमी बहुत से काम करते हैं, मल्टीटास्किंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ह्यूमन ट्रेट्स, तो व्हाई कांट आई डू बोथ द थिंग्स टुगेदर। राइट। तो आई सक्सेसफुली डिड बोथ एंड सो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड that I have been a good actor and I have been a good corporate guy as well. अच्छा मुकेश जी, ये बताइए, मधुर जी से ना आपका रिश्ता बड़ा ही मधुर है, तो ये कैसे, मतलब आप उनसे मिले, कैसे ये क्लिक हुआ कि आपने उनकी मूवीज़ में इतने अच्छे अच्छे रोल करे, पेज 3 हुआ या फैशन हुआ, मतलब कैसा हुआ ये बताइए। मेरा ये मानना है कि फिल्मों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता लोग, क्योंकि फिल्मों में इतना इन्वेस्टमेंट होता है। तो बहुत से लोग कहते हैं मैं लकी मैस्कॉट हूँ मधुर भंडारकर के लिए। मधुर से मेरी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी मित्रता है, हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं। तभी कह रहे हैं रिश्ते मधुर से मधुर बहुत हैं। रिश्ते बहुत मधुर हैं, मतलब मधुर, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया बहुत अच्छा किया। सचमुच में बहुत मधुर रिश्ते हैं। वो हम मुझे अपने परिवार की तरह से मानते हैं, मैं उनको अपने परिवार की तरह से मानता हूँ। लेकिन ये भ्रम में मत रहिए शिखा जी आप, कि फिल्मों में लगातार कास्ट करना एक बहुत बड़ा कमर्शियल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो उन्होंने मेरे किरदार के अंदर कोई ऐसी क्षमता देखी, मेरे किरदार में उन्होंने कोई एक बहुत वर्सेटैलिटी देखी, तभी उन्होंने मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार अपनी डिफरेंट फिल्म्स में दिए। पेज 3 से लेकर हीरोइन तक आप मेरे सारे किरदारों में बहुत वेरिएशंस पाएंगे। तो मैं वेरिएशंस हैं। हाँ, आपने देखी हैं फिल्में? बिल्कुल देखी। तो मैं क्रेडिट अपने आप को भी दे रहा हूँ। तो मधुरता के अलावा शायद मेरे किरदार के अंदर एक बहुत मजबूत किरदार है और मेरे अंदर एक एक्टिंग के कैलिबर है, जिसकी वजह से मुझे फिल्में लगातार मिलती गई। अच्छा, कोई आपका खासा पसंदीदा कोई रोल ऐसा रहा हो मधुर जी की फिल्मों में से? वैसे तो सारे रोल्स आपके बहुत अच्छे रहे हैं। हाँ। कुछ खासा पसंदीदा ऐसा? मेरे पसंदीदा रोल रहा है फैशन में, जब मेरे प्रियंका चोपड़ा जी के साथ एक थोड़ा फ्लर्टिशियस सीन है, वो बहुत लोगों को पसंद भी आया। फिर पेज 3 में मेरे 1-2 सीन्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। मुझे जहाँ जाता हूँ, मैं अभी लंदन गया था, वहाँ पे किसी शॉप में शॉपिंग करा, तो वो जो सेल्स गर्ल थी वो इंडियन थी, तो वो आकर के मेरे डायलॉग्स पूरे फिल्मों के बताने लगी। जबकि मैंने कहा कि बड़े बड़े आर्टिस्ट के डायलॉग्स याद नहीं रहते हैं, और ये मैंने 2-3 फ्रेम्स किए फिल्म में और मेरे डायलॉग्स इस लड़की को इंग्लैंड में होते हुए याद है। तो इट वॉज अ वेरी सेल्फ एश्योरिंग दैट येस, you are a noticeable character. Maybe the role may not be as big as possible, but whatever you're performing, you're creating a certain impact on the audience. तो ये बड़ा मुझे, जैसे फैशन का मुझे रोल अब बहुत पसंद है, पेज 3 का बहुत पसंद है, कॉर्पोरेट में मेरा बहुत बड़ा रोल है, और क्योंकि मैं कॉर्पोरेट था तो मुझे ज़्यादा उसमें एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नेचुरली इट केम टू मी। तो हेट स्टोरी में बहुत अच्छा रोल, बहुत बढ़िया रोल था, बहुत अच्छा लगा मुझे। विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर थी, उसमें डिटेक्टिव का रोल था।
और साहिब बीवी और गैंगस्टर आप गैंगस्टर में आपका रोल देखिए, था। दोनों में पहला भाग और दूसरा भाग, मुझे लगता है तिग्मांशु धूलिया ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार उसमें दिया दोनों पिक्चरों में। तो मेरे डायलॉग्स लोगों को याद रहते हैं, तो दैट व्हाट मेक्स मी फील कि यस आई एम ए केपेबल एक्टर। यस यू आर। आपसे लोग इतने इंस्पायर होते हैं, तभी तो आज आप हमारे स्टूडियो में, आप पूरी दिल्ली चिली के व्यूअर्स आपसे इंस्पायर होंगे। दिल्ली चिली मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मुझ जैसे एक्टर को आपने ये ऑनर दिया। आई फील आई हैव रीच्ड टू सर्टेन लेवल ऑफ रिकग्निशन, दैट्स व्हाई दिल्ली चिली सच ए ह्यूज प्लेटफॉर्म which is perhaps one of the most powerful platform for page 3 Thank you so celebrities. And Shikha ji, thanks to you that you have involved me in this, and I'm very happy that you're interviewing me for this program. अच्छा मुकेश जी, मैं बात करती हूँ आपकी मूवी, बहुत पुरानी एक मूवी की बात कर रही हूँ। मदर मूवी में आपने ना कुछ गुनगुनाया है, गाना गाया आपने, जी। हरिहरन के साथ आपने गाना गाया है, जी। तो वो कुछ आप गुनगुनाएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? वो गाना एक्चुअली क्या है कि सावन कुमार की फिल्म थी, सावन कुमार टक साहब जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सीनियर हैं मुझसे, और उस पर रेखा थी, उसमें 3 एक्ट्रेस थे, और तो 3 एक्टरों पे ये गाना था। और ये गाना बड़ा रेसी नंबर है, थोड़ा सा अटपटा सा नंबर है। अगर आप कहिए तो मैं कोई और गुनगुना दूँ या वही गाना? नहीं, आप वही गुनगुना दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, वो यूट्यूब पे भी है। गाना देखता हूँ मुझे याद है कि नहीं, बट कोशिश करता हूँ गाने की। तुम अभी ब्यूटीफुल हो, तुम अभी लवेबल हो, दुनिया की हसीनों में अब भी हो तुम 1 to 10। हैप्पी डेज आर हियर अगेन, 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 Happy days are here again। हैप्पी डेज आर हियर अगेन। सो ये गाना था, और बड़ा चुलबुला गाना था। गाना पिक्चर ज़्यादा नहीं चली, लेकिन गाना ठीक गया, तो मुझे एज ए सिंगर भी रिकग्निशन मिल गया। अच्छा, तो और इसके बाद आपने कभी ट्राई नहीं किया किसी? नहीं, मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं नौकरी में बहुत मसरूफ़ था, और मेरी नौकरी की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थीं, तो मुझे ये लगा कि मैं अपनी नौकरी पे ज़्यादा तवज्जो दूँ। गाने में क्या है कि सुबह शाम आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कहीं ये, तो इतनी मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी कि मैं उसको लगातार फॉलो अप कर सकूं। लेकिन अभी मेरा इरादा है कि मैं गाने को, म्यूज़िक को अपने गले का इस्तेमाल करूं। आई कैन बी अ वेरी गुड एंकर ऑल्सो, आई एम ट्राइंग टू एंड तो गाने को मैं ज़रा थोड़ा और रियाज़ करके उसको और मजबूत करूं, अच्छे सुर लगाऊं, ताकि वो प्लेबैक के एंगल से, जो मेरी आवाज़ की सबसे ज़्यादा खासियत थी, जो मुझे दिलीप सेन, समीर सेन ने कहा। हाँ जी। उन्होंने ये कहा कि भाई आपकी आवाज़ में थ्रो बहुत अच्छी है। प्लेबैक सिंगर बनने में आपको सुर और ताल का तो ज्ञान होना ही चाहिए, राइट। लेकिन आवाज़ के अंदर अगर आपके थ्रो नहीं है तो आप भले ही बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन आप प्लेबैक सिंगर नहीं बन सकते। दैट इज़ द रीज़न आप बहुत से लोगों को सुनती होंगी कि वो गाना बहुत अच्छा गा रहे हैं, वो बात नहीं आती, लेकिन वो प्लेबैक नहीं बन पा रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है, इजहार, थ्रो, और जो थ्रो की जो इंटेंसिटी है, अगर आवाज़ में कहते हैं ना डेसिबल्स, जैसे आप पिक्सल्स कहते हैं कि जो कैमरे में पिक्सल्स होते हैं, जितने हाई पिक्सल्स होंगे उतनी ही बढ़िया पिक्चर्स की क्वालिटी आएगी। तो थ्रो के अंदर भी डेसिबल्स होते हैं, अगर वो डेसिबल्स उस लेवल तक नहीं है तो आप प्लेबैक सिंगर नहीं बन सकते। तो ये उन्होंने मेरे अंदर इन्वेंशन किया कि मेरे अंदर वो थ्रो है। तो मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर में एक ऑल्टरनेटिव करियर कैन बी एज ए सिंगर ऑल्सो। बिल्कुल, हम बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा विशेष, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देते हैं इस चीज़ के लिए कि आप आगे बढ़िए सिंगिंग में भी। थैंक यू सो मच। अच्छा मुकेश जी, ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैंने सुना है आपकी ना 2 मूवीज़, अब अपकमिंग मूवीज़ हैं, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? थोड़ा सा तो डिस्कस कर सकते हैं। मैंने इस बीच में बहुत टेलीविज़न भी किया। पिछले साल मैं लगातार टेलीविज़न पे आता रहा, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। टीवी से मुझे अभी भी बहुत ऑफ़र्स आते रहते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा दिल्ली और मुंबई का चक्कर लगा रहता है, मेरे दिल्ली में बिज़नेस है, कारोबार है, तो मैं इस वजह से पूर्ण रूप से जो है कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अभी मेरा डिसीजन ये है कि इस साल में मैं कई फिल्में करूँगा। 2-3 फिल्मों से बहुत एक्टिव बात चल रही है, उसमें ऑलमोस्ट मेरा रोल फाइनलाइज हो गया है, और एक फ़िल्म मैं ख़ुद भी बना रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं राहुल मित्रा, जो वेव्स के CEO हैं। हाँ जी। वो एक गिरीश मलिक के साथ फिल्म बना रहे हैं, और उसमें मेरा एक किरदार स्ट्रॉन्ग आने वाला है। इसके अलावा 3-4 और फिल्म्स हैं जो मैं आपको
नेक्स्ट इंटरव्यू में डिस्क्लोज करूँगा। अभी कुछ टाइटल हैं, जैसे 2-3 फिल्म्स और हैं। तो इकबाल बख्श साहब की एक फ़िल्म है, 2 फिल्म है उसमें काम कर रहा हूँ। और तो इस तरह से मेरे पास 3-4 फिल्म का कंप्लीट मुझे काम करना है। और कुछ की शूटिंग मुंबई में है, कुछ गोवा में है, कोई यूरोप में भी है। तो इस तरीके से मैं अभी आने वाले साल में आप मुझे काफ़ी स्क्रीन पर इतना पैकड अप तो नहीं हूँ अभी, और इंतज़ार है कि और अच्छे अच्छे रोल्स मिले। मैं चाहता हूँ कि बड़े रोल करूँ और उसमें बड़ा नाम कमाऊँ। मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल्स हैं कि मैं अच्छे रोल कर सकता हूँ। मुझे मौका मिले तो शायद मैं एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग एज ए कैरेक्टर छाप छोड़ सकता हूँ। ये मेरे अंदर बाकी जैसे आपने अपनी पिछली मूवीज़ में छाप छोड़ी है अपनी। हाँ, छोड़ी है, और इतने छोटे छोटे रोल्स में भी छाप छोड़ी है। कॉर्पोरेट में जो आपका रोल था ना मुकेश जी, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं आपको आज थैंक यू सो मच कमिंग फ्रॉम उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कॉर्पोरेट रोल में क्या था, मुझे कुछ काम नहीं, मुझे सोचना नहीं पड़ा क्या करना है। हालांकि क्या है कि मैं एसआर में जब था तो मेरे एक वहाँ मेंटरिंग होती है, तो मेरा इसमें थोड़ा सा शेडी रोल है। कॉर्पोरेट में अगर आपने देखा होगा कि मैं पहले बिपाशा बासु के ग्रुप में था। अच्छा, वहाँ पे मुझे सीईओ बनाना था उस कंपनी ने, तो उन्होंने मुझे सीईओ नहीं बनाया। तो मैं लाइक ए टिपिकल प्रोफेशनल, विच आई एम नॉट इन अ ट्रू सेंस। आई एम वेरी लॉयल टू माई ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वर्क, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी लॉयल्टी में कॉम्प्रोमाइज़ किया, विच हैपन्स वेरी ऑफन। I have seen many people, when I was recruiting people, when I did not give them promotion, they betrayed us. So there is a lot of backstabbing happens if your aspirations are not met by the employers. So employers are disgruntled, they want to switch over to another company, they pass on the secrets of the company to other rival companies. So this is a usual dynamics which happens as a result of the frustration which breeds in employees. तो मुझे वो कैरेक्टर पता था, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। तो मैं फिर फाइनली जब मुझे सीईओ नहीं बनाया उस कंपनी का, तो मैं राज बब्बर जी की कंपनी में शिफ्ट कर गया, जो उनका राइवल था। हाँ जी। और जो उनके सीक्रेट्स थे, जो उन्होंने उसमें कंटेमिनेशन किया था, देयर वाज ए इशू ऑफ कंटेमिनेशन इन द वाटर व्हिच वाज यूज्ड फॉर द कोला। So I said this is contaminated water. So I passed on the secret, which became a point of debacle and the downfall of the empire. और फिर उन्होंने मुझे मलेशिया में सेटल कर दिया। मेरा लास्ट जो था वो मैं बाय बाय करता हुआ मलेशिया में चला गया हूँ। और राज बब्बर जी ने मुझे ही रिवॉर्डेड मी फॉर बिट्रेइंग माय ओन ऑर्गेनाइजेशन। इन द हार्ट ऑफ हार्ट आई फील बैड, लेकिन एज ए कैरेक्टर अगर आपको करना है तो करना है। तो एवरीथिंग इज़ वेलकम। एवरीथिंग इज़ वेलकम। तो बल्कि गंदे रोल मुझे ज़्यादा पसंद है ताकि वो गंदे रोल लोगों के दिमाग में ज़्यादा रहते हैं, और जो अच्छे रोल होते हैं वो शायद इतने दिमाग में नहीं रहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है मुकेश जी? लाइक जो विलन्स होते हैं ना, वो रियल लाइफ विलन्स नहीं होते। वो रियल लाइफ में कहा जाता है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बट वो रोल करते हैं ऐसे कि वो हॉरिबल। ऐसा क्यों होता है? ये आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। आपने शायद लगता है विलन्स को आप पर्सनली जानती हैं। मेरे काफ़ी विलन्स दोस्त हैं, जैसे रंजीत मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका प्रेम चोपड़ा जी मेरे बड़े पर्सनल मित्र हैं। मेरे घर आते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ। उनकी शक्ल पे कोई परिवर्तन नहीं आता, शक्ल पे मुझे वही लगता है, लेकिन वो इतने अच्छे इंसान हैं, इतने मधुर इंसान हैं, और इतने मीठे बात करते हैं, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ आप ये कैसे इतना ट्रांजिशन कर लेते हैं। आपका जो कैरेक्टर अमरीश पुरी साहब को मैं जानता था, लेट अमरीश पुरी जी, बहुत ही सज्जन आदमी थे, मतलब इतने सज्जन व्यक्ति। तो ये नहीं समझ में आता है कि इतना नज़रिया जब एक्टिंग करने आते हैं तो उनको वो सब पता लगता है कि जो एक विलन के अंदर कैरेक्टर होता है वो निकाल के ऊपर ले आते हैं। लेकिन वो मुझे लगता है उनकी जो पर्सनैलिटी है वो वैसे बहुत सॉफ्ट होती है, पर वो लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं, गंदे लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं, और उस गंदगी को वो अपने माध्यम से दिखाते हैं कि देखो ये गंदा काम है, मत करो। तो मुझे लगता है देयर इज़ सम काइंड ऑफ ए साइकोलॉजिकल कनेक्शन। मोर हम्बल यू आर, बेटर विलन यू कैन बी परहैप्स। वाह, ये तो एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन आप दे रहे हैं कि लोगों को आप जागृत करते हैं कि ऐसे काम ना करें। तो मुझे लगता है ये एक पर्सनैलिटी का इशू है। अब मैं अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन मैं मैंने अभी जैसे 8 स्टोरी में रोल किया। मैं उस लड़की के मतलब जो उसके इंटरनल कपड़े हैं वो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ लिटिल ऑब्ससिनिटी इन्वॉल्वड इन दैट। तो वो मैंने किए हैं, लेकिन वो अंदर से मेरे आंतरिक मेरा जो कहते हैं ना जो नैतिकता है वो मुझे परमिट नहीं करती है। लेकिन मैं शायद परहैप्स आई एम कन्वेइंग ए मैसेज through my subconscious philosophy
that these things are not good, murdering, beating up, raping, molesting. So these are my big no kind of a thing. So I'm trying to convey, perhaps God has given me the platform to project my obscenity to that level, which creates an impact on the society, not to do those things which are not good for the society. So this is my analysis. I may be wrong, Shikha ji. अच्छा मुकेश जी, हमने ये भी जान लिया कि आप एक बिग कॉर्पोरेट ऑन्चो हैं, हमने ये भी जान लिया कि आप एक्टिंग स्किल्स, जो एक्टर हैं आप इतने बड़े इस मुकाम पे हैं, आप कैसे बने, मतलब पर मैं एक चीज़ ना बड़ी देर से जानना चाह रही हूँ, बिल्कुल आपने अलग अलग प्रोफेशन पकड़े हुए हैं पर आप पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड रहे हैं, ऐसे कैसे, कुछ बताना चाहेंगे? पॉलिटिक्स से आपका क्या ऐसा नाता रहा जो आप पॉलिटिक्स में भी आए? देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिक्स का मेरा जो नाता है बचपन से ही। ये भी बचपन से है? या मेरी मदर जो थी वो महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस से, और हम लोग काशीपुर में पढ़ते थे, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। काशीपुर एक छोटा शहर है, अब तो डिस्ट्रिक्ट बन गया, उस समय डिस्ट्रिक्ट नहीं था। नरेंद्र तिवारी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी उत्तराखंड में। ओके ओके ओके। तो वहाँ पे हम पढ़ते थे, तो हमारे जो मदर का एंट्री हुई वो कांग्रेस में हुई, महिला कांग्रेस में। फिर उसके बाद हमारे फादर क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब में थे, फिर हम लोग आ गए सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जो है अमेठी के पास में डिस्ट्रिक्ट है सुल्तानपुर, जहाँ से राजीव गांधी, संजय गांधी, इवन आपके सारे गांधी परिवारों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और राहुल गांधी साहब। तो वहाँ पे फिर हमारी मदर, शी वॉज कनेक्टेड विद द कांग्रेस, तो वहाँ पे मैं उनके साथ घूमता था। वो मुझे सब जगह अपने साथ एज ए स्कॉट ले जाती थी, एज ए बॉडी गार्ड समझ लीजिए। तो मेरी मुलाकात इन सब पॉलिटिशियन से होती थी उस दौरान। अब मेरी मुलाकात हुई राजीव गांधी साहब से, मेरी मुलाकात हुई तमाम वीर बहादुर सिंह, एन.डी. तिवारी साहब, और जो यूपी के बड़े दिग्गज पॉलिटिशियन थे, क्योंकि राजीव जी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी अमेठी, तो उसमें बड़े बड़े सारे चीफ मिनिस्टर्स और दुनिया भर के पॉलिटिशियंस वहाँ आते थे, और क्योंकि मैं उनके नज़दीक था तो मेरी मुलाकात स्वाभाविक उनसे होती थी। संजय सिंह जी हैं जैसे वहाँ के जो राजकुमार हैं, अकबर डम्पी जी जो वहाँ पे उस समय संजय जी के साथ आए थे, मेनका जी। तो ये मेरी वहाँ पे एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हुआ। फिर उसके बाद मैं आ गया JNU में। तो JNU में मैं जो स्टूडेंट यूनियन था उसमें मैं इलेक्शन लड़ा और जीता भी, और मैंने पहली साल में ही अपना एक लीडरशिप के जो आयाम थे वो इस्टेब्लिश कर लिए। मुझे बड़े बड़े भाषण देने जाने पड़ते थे, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उसमें कि भाई मैं एक लीडर बन गया स्टूडेंट। और JNU के अंदर क्या है, सबसे बड़ी खासियत यह है कि वहाँ पे वायलेंस नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ पे उस ज़माने में, अब तो ये वायलेंस का नहीं, मैं यही आपसे क्वेश्चन करने जा रही थी कि JNU ने ना हमारी कंट्री को बहुत ब्रिलियंट मतलब पर्सनालिटीज़ दी हैं, बट आज जो हो रहा है उस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, आज जो हो रहा है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि स्टूडेंट्स की डायरेक्शंस इतनी ज़्यादा डेंजरसली रेडिकलाइज हो गई है। पर JNU इज़ नोन फॉर ए रेडिकल थिंकिंग, लेट मी टेल यू। दे डोंट थिंक रन ऑफ द मिल, और उनके अंदर एक जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट या रिएक्शनरी थिंकिंग का एक वहाँ पे माहौल है। SFI है जैसे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, विच इज़ अ पार्ट ऑफ CPI एंड CPM, एंड अगेन CPML है। और वहाँ पे मैं आपको बताऊँ 84 के दंगे जब हुए थे, एंटी सिख राइट्स जब हुए थे, तो JNU के सब लड़के बाहर निकल कर के ये बोल रहे थे हम सिख हैं, हमें मारो। तो यहाँ पर लेकिन मैं इस वाले को तो बिल्कुल किसी भी तरीके से इसको मैं कंडेम करता हूँ। मुझे लगता है ये बहुत डेंजरस डेवलपमेंट हुआ है JNU के अंदर कि इस तरह के राष्ट्र विरोधी जो नारे लगे हैं, राष्ट्र को विघटन करने के जो नारे लगे हैं, या इस प्रकार की जो बातें हुई हैं, मुझे लगता है ये JNU में बहुत अगली ऑब्सीन डायमेंशन ऑफ JNU है। इसको तो तुरंत वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन किसी भी दृष्टि से नहीं कर सकता हूँ, और ये JNU की बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। ये JNU एक बड़ा ब्रिलियंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। मैं आपको बताऊं, के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा धक्का है ये। बहुत बड़ा धक्का है। यहाँ सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स JNU से निकल के आते हैं, अर्थशास्त्री JNU से निकल के आते हैं, समाजशास्त्री JNU से निकल के आते हैं। तमाम उच्च स्थान जो हैं वो JNU के लोगों ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कंडेमनेबल है। इस पर तो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, जो वर्स्ट ऑफ एक्शन शुड बी टेकन सो दैट इट इज़ नेवर रिपीटेड अगेन इन द फ्यूचर। तो ये मेरा मानना है। अच्छा मुकेश जी, मैं भी जानना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, आप ना एक फिल्म भी प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसके बारे में अभी तक आपने कोई जिक्र नहीं किया।
कुछ बताएंगे उसके बारे में? ये बात तो मैंने किसी को बताई नहीं है। आपको ये कहीं लगता हम है आपके किसी? खास है तो हमें तो पता होगी। अरे मैं आई मस्ट एडमायर, यू आर ए रियली गुड जर्नलिस्ट। आप मतलब बहुत अच्छा इंटरव्यू भी कर रही हैं, मैं बहुत Thank you मज़ा so भी आ much. रहा है मुझे आपके साथ बात करते हुए। अब आपने मेरे दिल पे, मतलब ये कहते हैं ना जैसे दिस इज़ माई सॉफ्ट कॉर्नर। मैं फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता हूँ और फिल्म का नाम है गुड मॉर्निंग ज़िंदगी। एक दो नाम और भी हैं जिसका स्ट्रगल चल रहा है, और ये फिल्म जो है ये दिल्ली के समाज पर काफ़ी बड़ा व्यंग है। और मैं एक बार किसी गुरु को सुन रहा था, तो उनका कहना था कि जीवन के अंदर जो है 3 चीज़ों का होना बहुत, उनका समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। एक तो स्वास्थ्य, समाधान और समय। आज जब आपके पास समय होता है तो आपके पास समाधान नहीं होता, आपके पास स्वास्थ्य होता है तो आपके पास फिर समाधान नहीं होता, जब समाधान होता है तो आपके पास स्वास्थ्य और समय दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। बहुत बहुत खूब कहा आपने। तो जब इनका तालमेल आपका ख़त्म होता है तो आपके जीवन के अंदर जो है विकृतियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आप बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो आपके जीवन की पूरी मेहनत वो ख़त्म हो जाती है। आपका स्वास्थ्य ख़राब हो जाए, आपके पास $1 बिलियन अकाउंट में हो, तो आप एकदम अपने आप को बिल्कुल अर्थहीन समझेंगे कि ज़िंदगी अर्थहीन हो गई है। तो हम यह देख रहे हैं कि लोग बाग इतने ज़्यादा रट रेस में दौड़ रहे हैं पैसे बनाने के चक्कर में, ना उनके पास समय है, ना स्वास्थ्य के लिए टाइम है, वो पैसे के पीछे दीवाने हो रहे हैं। अच्छा, पैसे बनाते बनाते सांप सीढ़ी वाली ज़िंदगी है कि आप 99 पहुँचे, आप किसी स्कैम में पकड़े गए, ज़ीरो पे आ गए। ज़ीरो पे आ गए। तो मैं जब ये समाज में इस प्रकार के मैं रट रेस देख रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि लोगों को हो क्या गया है। तो इनको एक वेकअप कॉल चाहिए, जिसका नाम मैंने रखा है गुड मॉर्निंग ज़िंदगी। है ये कॉमेडी फॉर्म में, इंस्पायरिंग नाम है। और इसमें आप देखेंगे फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी साथ साथ कॉमेडी फॉर्म में चलती चली जाएगी। तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है। मेरी एक फ्रेंड है फरहा जान, वो लिख रही हैं, वो पहले भी कई फिल्म लिख चुकी हैं, तो ये काम वो बड़ी बखूबी निभा रही हैं। और मुझे लगता है 1-1.5 महीने में वो हमारी स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। फिर हम उसमें जो राइट कैरेक्टर्स हैं, मैं सोच रहा हूँ ऋषि कपूर जी को लूँ। उसमें मिस्टर चड्ढा एक कैरेक्टर है, मोटे से हैं, इसलिए दिखाया है मोटा कि वो स्वास्थ्य से लाचार हो चुके हैं। तो इस पर, और उनकी अपनी एम्बिशंस हैं, उनकी वाइफ की एम्बिशंस हैं, उनके बच्चों के एम्बिशंस हैं। उस एम्बिशंस में आदमी कैसे घिर जाता है, एक चक्रव्यूह आपके चारों तरफ बन जाता है। बीइंग ए फादर, दे ऑल आर योर इमोशनल कनेक्शंस। तो उस चक्रव्यूह में आप फंस करके अपनी ज़िंदगी भी तो बर्बाद करते हैं, साथ में जो आपके साथ जुड़े लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो ये कहानी अब आपको मैंने बता दी है। आपको अच्छी लगी है? बहुत इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है मैं बना ही लूँगा शिखा जी। बिल्कुल बना लीजिए। आपको भी एक रोल दूंगा। हाँ, आपके लिए एक रोल है भाई। थैंक यू। एक जर्नलिस्ट का रोल है उसमें। अरे वाह, मैं फिट बैठती हूँ? बिल्कुल फिट बैठ रही है आप। हाँ चलिए ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। जी। पैसे तो नहीं लेंगी ना? नहीं, मैं बिल्कुल कुछ नहीं लूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ अच्छा व्यूअर्स, ना मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ। आपको पता है मुकेश त्यागी जी बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं। ये बहुत बड़े छुपा रुस्तम है। चलिए पूछते हैं इनसे। बताइए मुकेश जी, इंटरनेशनल आप स्पीकर्स भी हैं, किन किन टॉपिक्स पे इंटरनेशनली आप बोल चुके हैं? देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड है वो एनर्जी है, ऑयल एंड गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर, जो आप बिजली जल रही है उस पर मैंने बहुत काम किया है। तो मुझे वर्ल्ड के डिफरेंट फोरम्स पे इनवाइट किया जाता है बोलने के लिए। मैं न्यूक्लियर एनर्जी पे भी बहुत बोल चुका हूँ। वॉशिंगटन में मैं गया था अभी, उस समय मिस्टर सुशील कुमार शिंदे वॉज द पावर मिनिस्टर। तो USIPC का एक फंक्शन था वॉशिंगटन में। तो जब मैंने भाषण दिया तो एक इंडियन थे, वो खड़े होकर ताली खड़े बजाते ही रहे प्रोग्राम, मतलब। तो मैंने कहा भाई साहब क्यों इतनी लंबी ताली बजाई? बोले मैंने इतना अच्छा स्पीकर सुना नहीं है जितना आपने अच्छा बोला। तो फिर मैं अभी सिंगापुर में भी गया था, वहाँ पे एक एशियन एनर्जी कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पे वन ऑफ द की नोट स्पीकर्स था। और काफ़ी बोलता आया हूँ मैं और बोलता रहता हूँ डिफरेंट फोरम्स। अभी मैं इनबा एक है, इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन, आई एम ए लॉयर ऑल्सो बाय प्रोफेशन, तो मैं उसका वहाँ पे चेयर हूँ ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। तो अभी एक दिन का मल्टी टैलेंटेड हैं आप? लॉ डे नहीं, मल्टी टैलेंटेड नहीं है, बस कोशिश करते रहते हैं कि हर क्षेत्र में अपना योगदान देते रहें। जीवन एक ही है, इसको जितना भी आप यूज़ करना चाहें कर सकती हैं। या तो आप पैसे बनाने में अपना जीवन निकाल दीजिए, या फिर कुछ सरस्वती अर्जन में समय निकाल दीजिए। तो मैंने लक्ष्मी जी के संदर्भ में
सरस्वती जी को ज़्यादा अग्रज माना है। तो बहुत खूब। और सरस्वती के माध्यम से लक्ष्मी अर्जित हो तो मुझे कोई वो नहीं, मुझे उनसे कोई परहेज नहीं है। पर हम ब्राह्मण हैं, कहते हैं लक्ष्मी जी के आप जेठ होते हैं, और जो वैश्य वंश के लोग होते हैं वो देवर होते हैं, तो लक्ष्मी जी उनके यहाँ खुद ब खुद चल के आती हैं, हमें खींच के लाना पड़ता है। तो ये जद्दोजहद सरस्वती और लक्ष्मी के बीच में हमारी ज़िंदगी में चलती रहती है, पर हमें आनंद आता है इसमें। अच्छा मुकेश जी, जैसा कि आपने कहा कि वो खड़े होके आपकी जो आप स्पीकर थे उस सब्जेक्ट पे ताली बजाते रहे, पता है मेरा भी मन ये कर रहा है मैं आज ना आपको स्टूडियो से जाने ना दूं। अरे क्या बात कर, बट हमारा समय हो रहा है, तो आप जल्दी से कुछ अच्छा सा मैसेज दे दीजिए दिल्ली चिली व्यूअर्स के लिए। आप क्या स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? कैमरे में देख के आप बोलिए। व्यूअर्स, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम एसोसिएटेड विद द दिल्ली चिली प्रोग्राम। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म which is connecting to all page 3 personalities, what is happening in the society, different kind of programs. I recently attended one program which was organized by Delhi Chili, and Shikha Sharma played a very important role getting the most glamorous people of Gurgaon and Delhi there, and it was so enjoyable pre-Valentine Day on 12th of Feb. मुझे ऐसा लगा कि ये जो चैनल है इसके अंदर बहुत बेइंतहा पोटेंशियल्स हैं, और जितना इस चैनल से मैसेज स्प्रेड हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटरनेट चैनल। एंड आप इसको देखते रहिए, आपको नई नई खबरें मिलती रहेंगी, नए नए लोगों से मुलाकात होगी। मैं भी उसमें एक भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि आपसे मुझे इस चैनल के माध्यम से बात करने का। आपने 26 के लिए तो हमारी पार्टी के लिए, सक्सेस पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया लोगों को। जी, मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप 26 फरवरी को शिखा शर्मा जी एक बहुत बड़ी पार्टी दिल्ली चिली के लिए कर रही हैं, उसमें आप आएँ, आपको खुले दिल से आपका अभिवादन है। मैं खुद रहूँगा आपका स्वागत करने के लिए, और इस प्रोग्राम को आप बहुत सक्सेसफुल बनाइए। शिखा जी, आपको ऑल द बेस्ट, दिल्ली चिली को ऑल द बेस्ट। लेट दिस प्रोग्राम बी ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सो मच मुकेश जी, हमारे शो पे आने के लिए, इसकी गरिमा बढ़ाने के लिए, इतनी इंस्पायरिंग बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट शिखा जी, थैंक्स यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये थे एक्टर मुकेश त्यागी। आप देख रहे थे दिल्ली चिली चैनल, कैंडी फ्लॉस। ओ इट्स मी, अ होल न्यू एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस। थैंक यू।